हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे और इंडिया ने उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया। आप सबको स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस, सिनेरियो अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया आजाद हो रहा है 1947 में, और इंडिया के साथ साथ दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आजाद हो रही है ना। एग्जांपल के तौर पे पड़ोसी ले लो, पाकिस्तान आजाद हो रहा है 1949 में, चाइना आजाद हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका आजाद हो रहा है 1948 में, ठीक है, बांग्लादेश भी उसके साथ, बांग्लादेश आगे जाकर आजाद होगा वैसे तो 1971 में, लेकिन पाकिस्तान का ही पार्ट था तो वो भी आजाद हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आजाद हो रही है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज आजाद हो रही है 1947 के बाद से। अब सीन क्या है, जब ये सारी की सारी कंट्रीज आजाद हो रही है, क्या ये सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करना चाहती है या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है? आइए देखते हैं, ठीक है। लीडर्स इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। बहुत सारे अलग अलग लीडर्स ने, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लीडर्स ने ये डिसाइड करा कि यार हमारे कंट्री में अगर हम लोगों ने डेमोक्रेसी ले आए तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना, ठीक है, तो चाइना नहीं चाहता था कि वहां पर डेमोक्रेसी है, चाइना चाहता था कि वहां पे कम्युनिज्म रहे या कम्युनिस्ट सिस्टम रहे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो पाकिस्तान आजाद तो हमारे साथ हुआ है 1947 में, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन इसके कब होने वाले, सबसे पहले इलेक्शन इसके 1970 में होंगे, मतलब 1970 तक डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लीडर्स थे जिनका ये कहना था कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुए और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। अगर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देंगे तो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ राइट आ जाएगा, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। और अब लोग क्या करेंगे, अब लोग भी चुनाव लड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत गजबज मच जाएगी, ठीक है। तो अब बहुत सारे लीडर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं आएगी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts. इन लोगों का कहना था, इन लोगों का कहना था कि अगर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देते हैं हम अपनी कंट्री में तो नेशनल यूनिटी बिगड़ सकती है ना। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी और लोग आपस में क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी आने की वजह से हमारी नेशनल यूनिटी टूटने का चांसेस है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है नेशनल यूनिटी, ठीक है। नेशनल यूनिटी के अलावा हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हम पहले नेशन बनाएंगे, डेमोक्रेसी के बाद में देख लेंगे, है ना। कुछ साल बाद, 10, 15, 20, 25 साल बाद देखेंगे, अगर हमें लगेगा भैया सिचुएशन ठीक है तो हम लोग डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग रेडी नहीं है, ठीक है। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule with variations which were difficult to remove once established। और इसी वजह से इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने डेमोक्रेसी छोड़ के अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट्स अपनाए, है ना, अलग अलग तरीके का सिस्टम अपनाया, और वो अलग अलग सिस्टम एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। किसने किसने कैसा कैसा सिस्टम बनाया था। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना की बात करें तो चाइना ने वन पार्टी सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, कम्युनिज्म स्टार्ट किया, और आज तक उनका कम्युनिज्म ही चल रहा है, अभी तक वो डेमोक्रेसी ला नहीं पाए, है ना। इकोनॉमी में कैपिटलिज्म चल रहा है उनके यहाँ पर, लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी क्या चल रहा है उनके यहाँ पर, कम्युनिज्म ही चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ कोरिया में आज भी कम्युनिज्म चल रहा है ना, आज भी तानाशाही चल रही है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का लीडर कौन है, उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आइए आगे देखते हैं। तब तक व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया, ये बोल रहा है कि इंडिया में क्या सिचुएशन थी, इंडिया के लीडर्स के दिमाग में क्या था, क्या इंडिया वाले डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी है ना। क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से ज्यादा डाइवर्स नेशन है ही नहीं दुनिया में, है ना। और बाकी लोग अगर डाइवर्सिटी से डर के क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या इंडिया करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। ये बोल रहा है कि इंडिया की भी कंडीशन कुछ अलग नहीं थी, इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बल्कि इंडिया में कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एससीज के बेसिस पे, एसटीज के बेसिस पे, ओबीसीज के बेसिस पे, जनरल के बेसिस पे, हर जगह पे क्या दिख रही है हम लोगों को, हम लोगों को डाइवर्सिटी दिख रही है, ठीक है। कल्चर के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे, फेस्टिवल्स के बेसिस पे, हर जगह पे तो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है
है ना। तो ये क्या बोल रहा है आगे, बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ दैट इज टू फॉलो, अडॉप्ट एंड लिव डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे लीडर्स ने क्या कहा, हमारे लीडर्स ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, बाकी लोग अगर कुछ और कर रहे हैं तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या सोचा था, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग क्या लेकर आएंगे, हम लोग लेकर आएंगे क्या, डेमोक्रेसी। और सिर्फ डेमोक्रेसी लेकर नहीं आएंगे, हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, हम लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे और हम लोग डेमोक्रेसी में ही जिएंगे। ठीक है, तो हमारे नेशनल लीडर्स जो थे इस डिसीजन पे फॉर्म थे कि डेमोक्रेसी तो लानी ही लानी है। क्यों? क्योंकि हम लोग मोनार्की में रह के देख चुके थे, हम लोग इंपेरियलिज्म में, कॉलोनियलिज्म में रह के देख चुके थे, और अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अब हम लोगों को इंडिया को ग्रो करना है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी ग्रो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी ग्रो करना है, टेक्नोलॉजिकली भी ग्रो करना है, हर चीज़ में ग्रो करना है। और हर चीज़ में ग्रो बंदा तब करता है जब बंदों के पास राइट्स हो। ठीक है, तो इंडिया वाले सारे के सारे लीडर्स किस चीज़ पे फॉर्म है, इंडिया वाले सारे के सारे लीडर्स कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, बाकी कोई भी कंट्री कुछ भी करे, हम लोग तो डेमोक्रेसी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। Our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy। और ये बोल रहा है कि हमारा पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से लेकर 1947 जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें हर जगह पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की मांग करी है ना। 1885 से स्टार्ट करते हैं, 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस पहले पीपीपी मांगना स्टार्ट करती है ना। पीपीपी का मतलब क्या, प्रेयर करती है, प्रोटेस्ट करती है, पेटिशन वगैरह लिखती है और राइट्स मांगना स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिमांड करते हैं कि भैया हम लोगों को भी क्या करो, लेजिस्लेचर में एमएलएस बना दो, एमपीज बना दो हमारे। ठीक है, हम लोग डिमांड करते हैं कि आईपीएस बना दो हमारे, आईएएस बना दो हमारे। फिर उसके बाद हम लोग डिमांड करते हैं जुडिशरी के लिए भी कि कोर्ट्स में हमारे भी क्या हो, जजेस हो, इंडियन जजेस भी हो। इसका मतलब क्या, इंडिया जो है पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कर रहा है, अपना हक मांग रहा है। आगे ना, बाद में 1935 के बाद हम लोग देखने को मिलता है कि जितने भी प्रोविंशियल असेंबलीज बनेगी या लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनेगी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, तब प्रोविंशियल असेंबलीज में इंडिया के मेंबर्स की सीट्स बढ़ा दी गई है ना। और प्रिंस स्टेट्स वालों को क्या कर दिया जाता था, उन लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता था। इसका मतलब क्या, इंडियंस ने हमेशा क्या मांगा है, इंडियंस ने हमेशा डेमोक्रेसी मांगी है अंग्रेजों से भी। तो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1885 से लेकर 1947, ये पूरा की पूरा चला है किस पे, ये पूरा की पूरा चला है डेमोक्रेसी के ऊपर कि भैया डेमोक्रेसी लानी है, राइट्स लाने हैं, लोगों के पास राइट्स होने हैं। तो हम लोगों को पता है कि जब राइट्स नहीं मिलते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम लोग ने क्या डिसाइड करा, हम लोगों ने डिसाइड करा, हमारे सारे बड़े बड़े लीडर्स ने, नेशनल लीडर्स ने, फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने, इन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग डेमोक्रेसी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, आर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। और हमारे लीडर्स जो थे बहुत कॉन्शियस थे। ठीक है, और ये लोग कह रहे थे कि भैया डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी होगी तो सब लोगों को मौका भी मिलेगा पॉलिटिक्स में घुसने का, पॉलिटिक्स करने का। ठीक है, आम आदमी भी पॉलिटिक्स के इलेक्शंस वगैरह फाइट कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्शियस थे और फिर हम लोग डिसीजन लेते कि हाँ भैया इंडिया में डेमोक्रेसी लानी है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि हमारे जो लीडर्स थे वो लोग पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे, बल्कि पॉलिटिक्स को देखते थे कि भैया ये क्या है, ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पॉलिटिक्स है किसके लिए, है ना, इश्यूज सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों का समाधान करने के लिए। तो हमारे लीडर्स ने क्या कहा, हमारे लीडर्स ने कहा कि भैया डेमोक्रेसी से बढ़िया चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेहरू जी की अगर बात करें, नेहरू जी को एक बंदा पूछता है कि एक बात बताइए कि विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम या बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो नेहरू जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो लोगों ने कहा कि भैया फर्स्ट कौन सा है फिर, तो नेहरू जी का कहना था कि वी स्टिल डोंट नो विच इज द फर्स्ट वन, है ना, अभी तक हमें पता नहीं है कि फर्स्ट वन कौन सा है, लेकिन सेकंड बेस्ट अभी तक डेमोक्रेसी है। तो हर जगह पे डेमोक्रेसी आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास राइट्स आते हैं इसमें, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डेमोक्रेसी को एज अ प्रॉब्लम या पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते थे, बल्कि ये लोग देखते थे कि क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। आगे, एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। और ये बोल रहा है कि हर सोसाइटी को क्या है, जरूरत होती है ये डिसाइड करने की कि कैसे वो अपने कंट्री को गवर्न करे, कैसे अपनी कंट्री को चलाए और कैसे अपनी कंट्री को रेगुलेट करे। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसमें डेमोक्रेसी के बारे में लिखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अब डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी
किससे स्टार्ट होकर? इलेक्शन से स्टार्ट होकर, है ना। और वो इलेक्शंस में कौन जीतेगा आप लोगों को पता ही है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं अभी क्या है हमारे पास। आर लीडर्स डिसाइडेड टू गो विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और इसी वजह से हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया? हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। और तभी इंडिया में क्या आ सकती है? यूनिटी आ सकती है। जहां पर दुनिया के बाकी लीडर्स को लग रहा था कि डेमोक्रेसी की वजह से डिसयूनिटी आएगी, इंडिया के लीडर्स को लग रहा था कि इस डाइवर्सिटी को एकता में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेशनल यूनिटी में चेंज करने के लिए हम लोगों को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। आगे आते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शंस होंगे तब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, क्या हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा या फोर्स में लाए 26 जनवरी 1950। अब सबसे पहला काम क्या है कि भैया हम लोग क्या करना है? हम लोगों को इलेक्शंस करवाने, क्योंकि जब इलेक्शंस करवाएंगे तब जाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, और अब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों ने चूज करी होगी, हाँ कि ना। और ये लोग बैठ के क्या करेंगे? फिर इंडिया की पॉलिसीज बनाएंगे, इंडिया को चलाएंगे। समझ में आ रही है? तो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इलेक्शंस, ठीक है। लेकिन क्या इलेक्शंस इंडिया में पॉसिबल है? एक ऐसी कंट्री जहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जहां की पॉपुलेशन उस टाइम पीरियड में 45 से 50 करोड़ की होगी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या इतने बड़े लेवल पर इलेक्शंस पॉसिबल है? आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस, इंटरिम गवर्नमेंट नीड टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। हाउ? अब देखो ये क्या बोल रहा है, हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में या इंडिपेंडेंस से पहले ही इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, दोबारा बता देता हूँ। ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई थी। क्यों बनाई गई थी टेम्पररी गवर्नमेंट? ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम सबको पता है कि जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 1949-1950 आएगा। तो 1947 से 1950 तक कौन रूल करेगा, है ना? इंडिया को कौन चलाएगा? इंडिया में लॉज कौन बनाएगा? प्रॉब्लम है ना। तो हम लोगों ने क्या करा था? पहले ही एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया था कैबिनेट मिशन प्लान से, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, उसके तहत ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी। और अब 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंटरिम गवर्नमेंट ही क्या कर रही है? रूल कर रही है। इस इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी टाइम पीरियड में हमारे जो होम मिनिस्टर या डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अच्छा, अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम खत्म हो चुका है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आने का मतलब क्या है कि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है। अब इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे करवाए इलेक्शंस, ठीक है। आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। अब ये क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो रूल्स लिख दिए कि भैया इलेक्शंस ऐसे होने वाले हैं, है ना। इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पूरे के पूरे इंडिया में क्या होगा? इलेक्शंस होने वाले हैं। लिख तो गया, है ना, मशीन लग गई है, अब इंप्लीमेंट होना है, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा देखेंगे आगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। ये चीज याद रखना, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को किस में लाते हैं? फोर्स में लाते हैं, आगे ना, मतलब लागू कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 2 दिन बाद ही, आफ्टर 2 डेज, यानी कि 28 जनवरी 1950 को 2 चीजें होती है। एक, हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो 1774 में ही बन गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हो रहा है? 28 जनवरी 1950। और दूसरी चीज क्या होती है? 28 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना दिया जाता है। मतलब इंडिया वाले अब क्या करने वाले हैं? इलेक्शंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इलेक्शंस करने वाले, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन को सेटअप कर दिया गया था जनवरी 1950 में। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, और आप लोग ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो था, इलेक्शन कमीशन ये 1 मेंबर्ड बॉडी थी। क्या थी? 1 मेंबर्ड बॉडी, मतलब इसमें एक ही मेंबर होता। कब से कब तक? जब से इलेक्शन कमीशन बना है, यानी कि 1950 से लेकर 1989 तक इसमें एक ही मेंबर था।
ठीक है। और हमारे सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन कौन बना, तो वो बने सुकुमार सेन। अब ये वो बंदा है जो इंडिया में इलेक्शंस करवाएगा, ये वो बंदा है कि जो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस करवाने वाला है। ठीक है। अब वो इलेक्शन सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या मीडिया क्रिटिसाइज करेगी या क्या क्या होने वाला, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सुकुमार सेन के कंधों के ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझो, क्योंकि इंडिया एक छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है। साइज में बड़ा है, डाइवर्सिटी में बड़ा है। ठीक है। लोग इलिटरेट है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है। लोगों को वोट देना नहीं आता, लोगों ने कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया। ठीक है। और इलेक्टोरल रोल्स बनाने, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी है। ठीक है। बहुत सारी चीजें, सारी इलेक्शन से रिलेटेड हर चीज किसको करनी है, सुकुमार सेन को। अब सुकुमार सेन जो है, जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उनके कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी वो कैसे निभाते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड समटाइम इन 1950 इटसेल्फ। अब क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, तो सब लोग यही सोचेंगे कि सर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया तो अब 1950 में क्या होगा, इलेक्शंस होने वाले होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस करवाने का काम छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है। इलेक्शंस करवाने से पहले की जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है। और वो प्रोसेस क्या क्या है, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। और इलेक्शन कमीशन को क्या लगा, इलेक्शन कमीशन को लगा कि भैया देखो, इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, और इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना नामुमकिन लग रहा है। ठीक है। पहले तो इलेक्शंस करवाना ही नामुमकिन लग रहा है। ठीक है। लोगों को आता ही नहीं, अब कैसे किया जाए ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्या बोल रही है, इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना शायद नामुमकिन है। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है इलेक्शन कमीशन का, सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन का है क्या, बाउंड्रीज ड्रॉ करना। क्या सर, कौन सी बाउंड्रीज? अब हमारे लोकसभा में कितने सीट्स है, 543 आज, है ना। उस टाइम पीरियड में 489 सीट्स थे। मतलब पूरे के पूरे इंडिया को कितने हिस्सों में बांटा जाना था, पूरे के पूरे इंडिया को 489 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाना था। और इन अलग अलग हिस्सों में हर जगह पे क्या होने वाले, इलेक्शंस होने वाले, है ना। और ये जो हिस्से हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे इलेक्शंस होंगे। अरे बोलो भैया, है ना। हर बंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइडेड होती है कि कौन बंदा कहां पर वोट देगा, होता है ना। तुम अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो तो उस पर्टिकुलर रीजन में ही क्या कर सकते हो, तुम वोट दे सकते हो, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोट नहीं दे सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सीन क्या था कि पूरे के पूरे इंडिया को 489 अलग अलग हिस्सों में बांटना था, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी थी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना। 10 लाख बंदों पे एक बंदा चूज करना होता है। ठीक है। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा, और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर क्या करेगा, अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगा। आगे क्या बता रहा है, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स। अब इलेक्टोरल रोल्स भी बनाने हैं। कह रहे सर ये क्या है, अब इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, इलेक्शन से पहले पर्चा निकलता है, आगे ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पर्चा निकलता है। कौन सा पर्चा, जिसमें नाम लिखा होता है हर एक बंदे का, नाम, एज, कास्ट, है ना, रिलीजन, मेनली नाम लिखा होता है। ठीक है। जिन जिन लोगों का वोटिंग कार्ड बना हुआ है, ठीक है, उन सबका क्या निकलेगा, नाम निकलेगा इस इलेक्टोरल रोल्स में। और इससे पता चलेगा कि वो बंदा एलिजिबल है वोट देने के लिए। ठीक है। और इसमें ना जगह भी बता दी होती है कि भैया ये वाला बंदा कहाँ जाकर वोट देगा, है ना। बहुत सारे पोल्स बने होते हैं ना, पोल्स, POL, ये वाले पोल्स, इलेक्टोरल पोल्स, आगे ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 10 लाख बंदे हैं वोटर्स। ठीक है। अब ये जो 10 लाख बंदे जो वोटर्स है, वो एक जगह पे वोट तो नहीं देंगे ना, सिर्फ इस स्कूल में जाकर वोट थोड़ी देंगे, है ना। हो सकता है कि इस स्कूल को बना दिया गया हो, इस स्कूल को बना दिया गया, यहाँ पे कोई दूसरी स्कूल हो, इसको बना दिया गया। तो क्या होता है, 20, 25, 30 क्या होते हैं, अलग अलग पोल्स होते हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर जाके क्या देना होता है, वोट देना होता है। तो अब सीन क्या है, इलेक्टोरल रोल्स बनाने का काम भी किसका है, सुकुमार सेन का। यही है सुकुमार सेन, आवर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बोथ दिस टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और ये जो टास्क थे इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। ठीक है। तो यही तो है चैलेंजेस इलेक्शन करवाने में, है ना। मतलब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करवाना इतना आसान तो नहीं है। अच्छा, इलेक्शंस होने के बाद भी प्रॉब्लम है क्या, कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग हम लोगों को क्रिटिसाइज भी करेंगे, वो भी देखेंगे। चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। और ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है,
और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी इलेक्शन कमीशन ने क्या करते हुए इलेक्शंस करवाने से पहले। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। अब ये बोल रहा है कि इतने बड़े इलेक्शंस पूरे दुनिया में कभी नहीं हुए, है ना। अगर हम लोग देखें तो लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे इंडिया में। 17 करोड़ बंदे थे जिनकी एज 21 साल के ऊपर थी और एलिजिबल वोटर्स थे, वो लोग वोट कास्ट करने के लिए आ सकते थे, ठीक है। फिर अब देखो, जब हम लोग पहली बार इलेक्शंस करवा रहे हैं, पहली बार कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि यार ये काम मेरे से पहले किसने करा है, चेक करते हैं रिकॉर्ड्स में वगैरह वगैरह कैसे करवाए थे, है ना। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी कंट्री थी ही नहीं जिसने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे इलेक्शंस करवाए हो। मतलब इलेक्शंस ऐसे कभी हुए नहीं थे। तो सुकुमार सेन की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, है ना। सुकुमार सेन बोले कि यार ऐसे इलेक्शन तो किसी ने करवाए नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो नेहरू जी है वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो किसी ने नहीं करा वो तुम करोगे, है ना। At that time, there were 17 crore eligible voters, 17 करोड़ eligible voters है, who had to elect about 3,200 MLAs and 489 members of लोक सभा। अब ध्यान से सुनो, सर ये कहां से आया MLAs? अरे भैया, इलेक्शन जब होंगे, जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होने वाले, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस थोड़ी होंगे, हाँ कि ना। मतलब कि ये कि लोकसभा तो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, हाँ कि ना। इसके साथ साथ हर स्टेट के इलेक्शंस भी तो होंगे, हर स्टेट के अलग इलेक्शंस भी तो होंगे, नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, ठीक है। तो स्टेट के इलेक्शंस से क्या बनकर निकलते हैं? MLAs, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो 3,200 MLAs बनाने हैं, ठीक है, और 489 मेंबर्स चूज करने हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, MLAs बनाने का मतलब क्या है? मतलब मान लो उस टाइम पीरियड में पंजाब स्टेट है, तो पंजाब स्टेट को भी क्या करना है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटना है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा बॉम्बे स्टेट है, बॉम्बे स्टेट को भी उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी देनी है। मतलब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी और किसकी, विधानसभा की या लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी। तो अब सीन क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है किसको, सुकुमार सेन को। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वो लिटरेट। और ये बोल रहा है कि ये जो 17 करोड़ लोग हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 15% लोग हैं जो लिटरेट है ना। अब लिटरेट होने का मतलब ये नहीं है कि इनको वोटिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये लोग समझ बड़ी जल्दी जाएंगे कि क्या करना है, कैसे वोट देना है, ठीक है। लेकिन इनको नहीं पता, बाकी लोगों को 85% ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना समझना आता है। हाँ, प्रोसेस समझा दोगे तो कर लेंगे, है ना। समझदार है इंडियन हल्का फुल्का तो होता नहीं है, ठीक है। पढ़ा लिखा ना हो लेकिन समझ में सब कुछ आता है। The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country। और जो पहले जनरल इलेक्शंस थे वो क्या था, इंडिया के डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट भी था, फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें ये पता चलने वाला था कि इंडिया में डेमोक्रेसी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और दूसरा क्या, कैसी कंट्री में, एक ऐसी कंट्री में जो बहुत ज्यादा गरीब थी, है ना, और जो बहुत ज्यादा इलिटरेट थी, ठीक है, जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस टाइम पीरियड में। बाय दैट टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्या खतरनाक चीज है? इंडिया वालों ने बोला कि हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने पूछा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब, तो इंडिया वालों ने कहा कि हम लोग राइट टू वोट दे रहे हैं। तो कहा ठीक है, राइट टू वोट दे दो, बढ़िया चीज है। किसको दे रहे हो राइट टू वोट? तो इंडिया वालों ने कहा कि भैया हम राइट टू वोट दे रहे हैं सबको। कह रहे सबको मतलब, कह रहा हर अडल्ट को, कह रहा हर अडल्ट को मतलब, कह रहा 21 साल के ऊपर जितने भी बंदे हैं सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट टू वोट दे रहे। कह रहा भैया शांत हो जाओ, 21 साल के ऊपर तो औरतें भी है, क्या उनको भी राइट टू वोट दे रहे हो? कह रहा बिल्कुल, ठीक है। अब यूरोपियंस का, यूएसए वालों का दिमाग हो गया खराब, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस ने और बहुत सारे सो कॉल्ड एडवांस्ड कंट्रीज ने अभी तक औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया था, और दिया भी था तो बहुत लिमिटेड स्केल पे दिया था। इंडिया सबसे पहली कंट्री बन के उभरेगी जो कहेगी कि सारी की सारी औरतें, है ना, 21 ईयर्स के एज के ऊपर की सारी औरतों को क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा, और उनका भी अधिकार है वोट करने का, ठीक है। मतलब इंडिया जो है ये एग्जाम्पल सेट करने वाला है, लीड बाय एग्जाम्पल करने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम, ठीक है। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या क्या आउटकम हुआ, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है इलेक्टोरल रोल्स जब बन रहे थे ना, उसमें भी प्रॉब्लम थी। उसमें ना औरतों के नाम नहीं लिखे जा रहे थे। क्यों? औरतों के नाम पता कैसे लिखे जा रहे थे? औरतों के नाम लिखे जा रहे थे फलाने की लड़की, है ना, रामू की माँ, ठीक है, श्यामू की बहन,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, फलाने की बीवी, फलाने का ये, फलाने का वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इस तरीके से तो इलेक्टोरल रोल्स पहली बार बनाए गए थे और बाद में क्या हुआ, इलेक्टोरल रोल्स सारे के सारे खराब हो गए। क्यों? अब उस वो किसी के काम ही नहीं है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन बंदा है, नाम तो लिखो कम से कम। ठीक है, तो पहले क्या था, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बहुत ज्यादा थी, पैट्रियार्की बहुत ज्यादा थी इंडिया में, पितृसत्ता बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी इलेक्टोरल रोल्स बनाने में। फिर बाद में दोबारा से सुकुमार सेन ने कहा कि भैया दोबारा प्रोसेस करो, ये खत्म करो इसको, ये क्या तुमने इलेक्टोरल रोल्स में नाम लिखे, फलाने की मम्मी, फलाने की ढमकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें खत्म कर दी गई और दोबारा से इलेक्टोरल रोल्स बनाए। तो अब जो इलेक्शंस 1950 में होने वाले, 1950 में भी नहीं होते, 1951 में स्टार्ट होंगे, बहुत लेट अक्टूबर में, और कंप्लीट होंगे जाके 1952 में। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, तो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस स्टार्ट तो हुए थे कब, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस स्टार्ट होंगे कब, 1950 अक्टूबर 1951 में, और कंप्लीट होंगे कब, कंप्लीट होंगे अबाउट फरवरी या मार्च 1952 में। इसी वजह से, क्योंकि फरवरी मार्च 1952 में कंप्लीट हो रहे, इसी वजह से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है इनको 1952 इलेक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले जनरल इलेक्शंस को क्या बोलेंगे अपन, 1952 के इलेक्शंस। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ठीक है, एक इंडियन एडिटर था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये इंडिया में खेला जाने वाला सबसे बड़ा जुआ है। ठीक है, और जुए में आदमी हारता ही है। ठीक है, नेहरू जी बोले अच्छा 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 अच्छा, अभी बताता हूँ। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। और एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर नाम की, उसने यहां तक लिख दिया कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहने वाले हैं, क्या देखने के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट को बिखरता देखने के लिए, खराब होता हुआ देखने के लिए, और पूरी की पूरी दुनिया ब्लेम करने वाले नेहरू के ऊपर कि भैया तुमने ये जो सिस्टम लाने की कोशिश करी है कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ब्लेम करा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, खुद की आंखों से देखेंगे क्या इस राइट टू वोट के सिस्टम को खत्म होते हुए। जवाहरलाल नेहरू अगेन बी लाइक अच्छा 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 अच्छा। A British member of the Indian civil service claimed that a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people। और ये क्या हो रहा है, ब्रिटिश मेंबर था, एक इंडियन सिविल सर्वेंट था, है ना, एक आईएएस ऑफिसर था, इंडियन सिविल सर्विसेज का बंदा था। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू एन एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। और आगे आने वाले लोग जो है वो देखने वाले हैं कि बहुत सारे इलिटरेट पीपल का वोट लेने के बाद क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, मतलब किसी को भरोसा ही नहीं है कि इंडिया जो है इस इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश भी कर सकता है और इलेक्शंस को अच्छे से क्लियर भी कर सकता है। ठीक है, मतलब लोगों को शक है हमारे पे, हम बोलेंगे अच्छा शक, बताते हैं अभी। The elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952। और ये क्या बोल रहा है, इलेक्शंस को दो बार पोस्टपोन करवाया गया। ठीक है, और ये इलेक्शंस फिर कब हुए, अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए और 1952 फरवरी में जाकर ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। लेकिन इनको अपन क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952, है ना। वर द फर्स्ट इलेक्शंस फेलियर। अब ये बोल रहा है कि क्या जो पहले इलेक्शंस थे वो फेलियर थे, क्या लगता है आप लोगों को, फेलियर हो सकता है ना, इंडिया वाले कोई चीज करे और फेल हो जाए। देखो आउटकम, क्या आउटकम आया, इलेक्शंस वर कॉम्पिटिटिव। ये बोल रहा है कि देखो इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं लेकिन सत्ता सबको चाहिए बाबू, आगे ना। तो इंडिया में इलेक्शंस जो है पहले से गर्मा गर्मी रही है इलेक्शंस की। ठीक है, 1952 से। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे। कैसे, देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स ऑन ईच सीट। ये बोल रहा है कि एक सीट के लिए 4 से भी ज्यादा, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 4 से भी ज्यादा लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भैया अगर जीत गए तो जाके पार्लियामेंट में बैठना है और देश चलाना है। तो लोगों इतनी, देखो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन क्या एनलाइटनमेंट तो है ना, दिमाग तो है ना, इनको तो ये तो पता है कि भैया हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज एनकरेजिंग, मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस। और ये क्या बोल रहा है कि लोगों में भी क्या थी, उत्सुकता थी, है ना। लोगों ने भी क्या करा, एनकरेजमेंट दिखाया। लोगों ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, ठीक है, वोट देना तो आता है। ठीक है, और तुम्हें पता है वोटिंग भी सिखाई गई इन लोगों को। ठीक है, पूरे के पूरे इंडिया में
बहुत सारे लोगों को जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे उनको बुलाया गया, उनको सिखाया गया कि वोट कैसे करते हैं, और फिर वो लोग जाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर लोगों को सिखाते थे कि वोट कैसे देना है, ठीक है। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की वोट करने के लिए भी आई, मतलब लोग जो थे एनकरेज होकर, ठीक है, उत्सुकता से आए कि भैया हम लोग चूज करेंगे राजा। राजा के अंडर में रहना नहीं है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको हम चूज करेगा। समझ में आएगी नहीं आया? तो अब क्या हो रहा है, द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज एनकरेजिंग, मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न्ड आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस। और जितने एलिजिबल वोटर्स थे, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, लगभग 8-9 करोड़ लोग जो है वो क्या करते, 9-10 करोड़ लोग क्या करते, इलेक्शंस में वोट करने के लिए आते हैं। बहुत बड़े इलेक्शन है, 10 करोड़ लोग है ना उस टाइम पीरियड में 1952, ठीक है, क्या कर रहे, वोट देने के लिए आ रहे। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, these were accepted as fair, free and fair even by the losers, ठीक है। और जब इलेक्शंस का रिजल्ट बाहर आया तो सारे के सारे लोग, इवन वो लोग जो इलेक्शंस हार गए थे, वो सारे के सारे बोल रहे थे कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, हम खुद वहां पर थे, हम हार गए ठीक है, लेकिन इलेक्शन जो थे वो बहुत ज्यादा फेयर इलेक्शंस थे, इंसाफ के साथ इलेक्शंस हुए, कोई चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। मतलब इंडिया ने अब नेहरू जी ढूंढेंगे, वो कहा गया कौन ऑर्गेनाइजर वाला है ना, वो इंडियन एडिटर का आ गया, इधर 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 क्या बोल रहा था, ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहा है, द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। और इंडियन एक्सपेरिमेंट ने क्या करा, क्रिटिक्स को कंप्लीटली रॉन्ग प्रूफ करा, बोला कि भैया देख ऐसा है, इंडिया वालों से ना क्या, समझ जाओ तू लोग बकैती नहीं करते, है ना। इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन। और इंडिया ने ये प्रूव करके दिखाया क्या, कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि वहां की पॉपुलेशन गरीब नहीं हो या वहां पर एजुकेशन हो। मतलब क्या, मतलब एक पुअर कंट्री में भी, एक इलिटरेट कंट्री में भी, एक लैक ऑफ एजुकेशन वाली कंट्री में भी इलेक्शंस पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ फोटोज वगैरह इलेक्शन कैंपेन वगैरह में चलते थे। नेहरू जी का फोटो दिख रहा है ना, कांग्रेस को वोट दो, और यहाँ पे ना आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बुलक्स बने हुए है ना, बुल बना हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस का जो सिंबल था पहले हाथ नहीं था, बल्कि क्या था, ये बुल्स थे, ठीक है। इनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे इनका सिंबल चेंज होता गया टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे आते हैं, ये देखिए, अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द इलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू चूज पार्टी कैंडिडेट्स इन 1951। ऑन द कमिटी बिसाइड्स नेहरू, मोरारजी देसाई, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर BC रॉय, कामाराज नादर, राजगोपाल आचार्य, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, DP मिश्रा, PD टंडन एंड गोविंद बल्लभ पंत। अब देखो क्या बोल रहा है, ये इलेक्शन कमेटी है, ठीक है, कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है, और ऊपर जो है इंपॉर्टेंट लीडर्स बैठे हुए, नेहरू जी बैठे हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद दिख रहे हैं हम लोगों को बैठे हुए, BC रॉय दिख रहे हैं, रफी अहमद किदवई दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या, ये इलेक्शन कमेटी वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कहाँ पर, ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्शन कमेटी। और ये सारे के सारे लोग कौन है, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के मेंबर्स हैं। क्या कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि भैया हमें इलेक्शंस में खड़ा होना है, कांग्रेस की तरफ से हमें खड़ा कर दो इलेक्शंस में, हमें करो। क्यों, क्योंकि पता है कि कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी इस टाइम पीरियड में कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग मांग कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं ये लोग मांग कर रहे हैं इलेक्शंस की टिकट की, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रोकते हैं इसको। आज वाला जो लेक्चर है, आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।